गुड मॉर्निंग। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। परवाज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? यस, आज हम लोग देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंसेस क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स में आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एग्जाम हॉल में, किस तरह का इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, और एक्टिव एलिमेंट्स अगर हम लोगों का जो है और पैसिव एलिमेंट्स का जो है आरएलसी के बारे में भी हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। ऐसे हम लोग देख चुके हैं मगर इस बार आरएलसी का कुछ अलग चीज़ों को देखेंगे। और आज दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एंड पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी इसी में आपका कॉपी कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। एक है हमारा एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा है हमारा पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का एग्जांपल्स आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। वी हैव RLC, quartz, piezoelectric crystal, coil, etc. और एक्टिव कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, IC, लॉजिक गेट, op-amp, डायोड्स, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, एससीआर, बहुत सारा है। सो एक्चुअली ये है क्या? व्हाट इज पैसिव कंपोनेंट एंड व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट? सो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट। तो डेफिनेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट से एक कंसेप्ट तो क्लियर होगा, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग और भी डेफिनेशंस देखेंगे ताकि वी गेट अ वेरी वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। चलो देखो देखो, एक डेफिनेशन जो ये बोल रहा है कि पैसिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी को जेनरेट करने में कैपेबल ना हो, विच इज नॉट एबल टू जेनरेट एनर्जी। बात सही है, आरएलसी एनर्जी जेनरेट नहीं करता है, एल और सी एनर्जी स्टोर करता है पर जेनरेट नहीं करता है। वेयर एज ट्रांसफॉर्मर जेनरेट करता है, एलईडी लाइट निकाल रहा है, वो जेनरेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो एक ये डेफिनेशन है। अब हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं। यहां पे एक डेफिनेशन आपने देखा पैसिव का, passive element from here incapable of generating electrical energy, yeah, which is not able to generate electrical energy. Passive elements are elements not able to generate electrical energy. और एक एग्जांपल हम और एक डेफिनेशन हम लोग देखेंगे पैसिव। इलेक्ट्रॉनिक component that consumes power। ठीक है, पहले तो एनर्जी वो जनरेट कर नहीं रहा है, तो जनरेट जब नहीं करेगा तो वो कंज्यूम करेगा क्या चीज का? पावर का। पावर फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू ईटी, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन अगर हम लोग यहां लिखना चाहें, व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, तो पहला तो डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, केपेबल ऑफ जेनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन पैसिव का हम लोग देखेंगे, एक्टिव का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which delivers power to active component। electronic component which delivers power to passive component is called active component।
ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एक्टिव कंपोनेंट का डेफिनेशन क्या देखा। एक्टिव कंपोनेंट वो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है और वो पैसिव को पावर देता है, वेयर एज पैसिव एलिमेंट वो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट नहीं करता है और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो पावर को खर्च करता है, कंज्यूम करता है। अगर आपसे हम पूछें कि आप यहां पे क्लासिफाई करो कि ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, मोटर, कॉइल, रेजिस्टर, क्वार्ट्ज, है ना, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और डायोड और रेक्टिफायर और चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर और ऑसिलेटर और ट्रांजिस्टर, इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स हम डाल सकते हैं और आपसे बोलेंगे कि प्लीज आप क्लासिफाई करो कि विच एलिमेंट इज एक्टिव एंड विच एलिमेंट इज पैसिव, तो आप क्या बोलोगे। अगर नहीं दिख रहा है तो लेट्स हैव अ लुक। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, मोटर, क्वाइल, आर इज रेजिस्टर, एल सी भी डाल दो, क्वार्ट्ज, पाइजो इलेक्ट्रिक, डायोड, रेक्टिफायर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर, बहुत तरह का डिवाइसेस हम लोग लिख सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, और आपसे पूछा जाए कि आप इसको क्लासिफाई करो एक्टिव और पैसिव में, सो यू विल फेस अ प्रॉब्लम। आप 100% नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एक और डेफिनेशन यहां पे चाहिए। यू नीड वन मोर डेफिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट, एक और डेफिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक और डेफिनेशन दे देंगे और आपका पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट में डिस्टिंग्विश करना अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। डेफिनेशन लिखते हैं, अ component which do not uses semiconductor material, कौन है सेमीकंडक्टर मटेरियल, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, and are largely used to control and provide energy, required for operation, is also called passive component। तो अब आपने देख लिया कि वी हैव अ 3 डेफिनेशन ऑफ पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का पहला डेफिनेशन है जो आपका यहां पर अपना जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वो पावर को खर्च करता है और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज नहीं करता है। तो एक्टिव कंपोनेंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करता है। और अभी हमने जो 8-10 डेफिनेशंस या 8-10 एलिमेंट्स लिखा था, अब आप सिर्फ इस पॉइंट से डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करता है, वो आपका एक्टिव हो जाएगा, जो नहीं यूज करता है वो आपका पैसिव हो जाएगा। मगर इसमें भी एक ट्रिक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। सो द एग्जांपल्स आर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, क्वार्ट्ज और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये है एग्जाम्पल आपका किसका, पैसिव का। और एक्टिव का एग्जाम्पल्स आपका है डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, जो भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहा है। ठीक है, अभी जो है ना हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्वार्ट्ज और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है क्या। तो बोलेगा कि सर इसका स्टेबिलिटी हाई क्यों है। इसलिए हाई है बेटा क्योंकि इट हैज
हाई क्यू फैक्टर। और बोलोगे सर ये क्यू फैक्टर क्या होता है? तो क्यू फैक्टर इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। और ये कितना हाई है? तो क्वालिटी फैक्टर इज वेरी हाई विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 4। तो बोलोगे सर ये क्यू फैक्टर 10 टू पावर 4 है तो इसका यूनिट क्या है? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है या क्वालिटी फैक्टर का वो है FH माइनस FL बाई F0 वेयर FH इज हाई फ्रीक्वेंसी, FL इज लो फ्रीक्वेंसी एंड F0 इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दोनों कट जाएगा तो क्वार्ट्ज का जो क्वालिटी फैक्टर है वो 10 टू द पावर 4 है। इसी कारण से ये आपका हाईएस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर रखता है। सो नाउ यू गॉट व्हाट इज अ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का आपने फिजिकल भी देख लिया, एक पत्थर होता है नेचुरली अकरिंग जिसका स्टडी करने से पता चलेगा कि ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी में यूज होता है और हाईएस्ट स्टेबिलिटी हम लोगों को घड़ी में चाहिए और क्रिस्टल ऑसिलेटर में चाहिए। इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इसका क्यू फैक्टर बहुत हाई होता है। क्यू फैक्टर इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर और वो हाई का वैल्यू है 10 टू द पावर 4 और उसका फॉर्मूला है ये एंड दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग। आपको याद रखना है कि क्वार्ट्ज इज अ जब क्यू है वो है यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इससे कितना क्वेश्चंस आप देख सकते हो इन योर लाइफ, आप खुद एज्यूम कर लो। द नेक्स्ट थिंग इज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज अ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस, यहां लाइन खींचो। अब लिखो व्हाट इज अ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक बहुत ही खास इफेक्ट है। देखिए जब हम लोग किसी भी चीज पे प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? कुछ भी चीज ऊपर नीचे होगा। ऐसा तो नहीं है कि करंट मारने लगेगा, लकड़ी में प्रेशर लगाओगे करंट मारने लगेगा, ऐसा है। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक खास मटेरियल होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के कारण प्रेशर लगाओगे उस मटेरियल में तो वोल्टेज निकलेगा और उस मटेरियल में अगर वोल्टेज लगाओगे तो प्रेशर निकलेगा। सो व्हाट इज अ पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इन पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट हैपेंस? Piezoelectric effect, voltage is directly proportional to प्रेशर। प्रेशर का दूसरा नाम यहां लिख सकते हो तो मैकेनिकल स्ट्रेस या वाइब्रेशन। एंड मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। is directly proportional to voltage. P is directly proportional to voltage and V is directly proportional to P. P is pressure. अभी एकदम साफ पढ़ा रहा होगा। देखो क्या है बेटा, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि P is directly proportional to V and V is directly proportional to P. P और V क्या है? P is pressure and V is voltage. अभी देखते हैं इस चित्र में कि एक्चुअली ये हर मटेरियल में पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। इसमें एक खास तरह का प्रेशर लगाना होगा और उस मटेरियल में लेड जिरकोनेट टाइटेनेट होना जरूरी है, तो वही देता है PZT पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अब पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये एक्टिव पैसिव देखेंगे। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन देखते हैं, जब आपका प्रेशर टू वोल्टेज में कौन सा एप्लीकेशन आएगा? प्रेशर टू वोल्टेज। देखो एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। प्रेशर टू वोल्टेज का ये सिंपल सा एग्जांपल है, दिस इज अ पेन एंड आई एम राइटिंग ऑन माई स्क्रीन। या जो डिजिटल बोर्ड में आप लोग देखते हो कि दूसरे कोचिंग में जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, या हम लोग अपने टैब में पढ़ाते हैं, या हम लोग अपने लैपटॉप में वो टच पैड वाले पेंसिल से पढ़ाते हैं। तो जो भी टैब और पेंसिल और फोन में जो
टच वाला जो चीज आता है ना, वो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जो तुम यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, हम लिख रहे हैं, तो वो तो उसी का एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है? देखो, ये प्रेशर जब इस पे पड़ता है ना, तो ये बैटरी चार्ज है, दोनों में बैटरी होती है, और जब ये बैटरीज में प्लस और माइनस का, यहां देख सकते हो बेटा, जब प्रेशर पड़ता है तो आपका चार्जेस निकलता है, और वही चार्जेस है जो वोल्टेज सिग्नल को, आपका प्रेशर से वोल्टेज सिग्नल को निकालता है, और वी आर एबल टू राइट। सो द अभी जो लिख रहे हैं उसको उसी अंदाज में देखना कि दिस इज एन एप्लीकेशन। प्रेशर टू वोल्टेज इज योर टच स्क्रीन राइटिंग। और जो आपका मोबाइल जो है, उसमें भी जो टच का काम करते हो, इट इज अ कैपेसिटिव टच। पहले तो रेजिस्टिव टच आता था, अभी ये कैपेसिटिव टच पे हम लोग का अभी स्क्रीन काम कर रहा है। दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ योर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रेशर टू वोल्टेज, टच स्क्रीन। सो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हम बता सकते हैं। अभी दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, वोल्टेज टू प्रेशर। प्रेशर टू वोल्टेज तो हो गया ना, अभी वोल्टेज लगाएंगे तो प्रेशर निकलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल याद आ गया, रुको उसको भी कर दो। एक और एग्जांपल याद हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी हो गया। रबर रोड, रबर रोड, रबर रोड नहीं जानते हो? देखो ये रोड है, ये रोड है, और यहां बीच में स्पीड ब्रेकर दे दिया है, और फिर यहां रोड है और गाड़ी जा रही है। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है, ये रबर का दे देता है, और इसी के आगे लैंप पोस्ट लगा होता है, जहां पर आपकी रात में लाइट ऑन हो जाती है, स्ट्रीट लाइट। सो ये जो रबर है ना, रबर इसलिए डाला गया है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़े उस पर, और वो प्रेशर इस लाइट को, बैटरी लगी होती है, चार्ज करता है उस प्रेशर से, और वो प्रेशर जब चार्ज होता है तो लाइट रात में, फिर जब सनसेट हो जाती है तो लाइट ऑन हो जाता है। सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रेशर टू वोल्टेज। अभी हम लोग एक और एप्लीकेशन देखेंगे, वोल्टेज से प्रेशर निकल रहा है, वोल्टेज टू प्रेशर, क्योंकि पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर दो इफेक्ट है ना। क्या इफेक्ट है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो दो इफेक्ट है, तो दो इफेक्ट में अभी तो आपने एक ही इफेक्ट देखा, तो दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट है, हर घर में, हर हाथ में, हर जेब में वो यंत्र मौजूद है, नाम है उसका मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन में एक आपका फैसिलिटी है जिसका नाम है वाइब्रेशन मोड। कभी सोचे हो, फोन आता है तो ये वाइब्रेट कैसे करता है? नोटिफिकेशन आता है तो वाइब्रेट क्यों करता है? हाउ इट वाइब्रेट्स? कोई हिला क्यों रहा है उसको? बैटरी में कोई मोटर वोटर तो नहीं लगा हुआ है यार मोबाइल के अंदर? तो यार कोई मोटर नहीं लगा हुआ है, और जब तक कि मोटर नहीं लगा रहेगा कोई चीज हिल कैसे सकता है? बताओ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे, बताओ, बिना मोटर के कैसे कोई चीज हिल सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हिल सकता है बिना मोटर के, बाय पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो मोबाइल फोन आया ना, तो फोन आया तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी से एक वोल्टेज निकला। आप लोग पढ़े अगर होगे PLL और VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो जब फ्रीक्वेंसी, जब पर्टिकुलर फोन जब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी मैचिंग होता है तभी वोल्टेज जनरेट होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच किया, तुम्हारा फोन में वोल्टेज आ गया, एक्टिवेट हो गया, और रिंग हुआ, और रिंग के साथ वाइब्रेट हुआ, इसलिए क्योंकि उसमें पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा हुआ है। तो इतनी प्रैक्टिकल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। हम लोग बैक एंड में अपने माइंड में उस डेफिनेशन को याद रखते हैं कि पैसिव डू नॉट यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, डू नॉट यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, और अपना एनर्जी जनरेट नहीं करता है और पावर कंज्यूम करता है। डू नॉट यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल और कंज्यूम्स पावर। और ये क्या करता है बेटा? डिलीवर्स पावर। और इट मे और मे नॉट यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यूजेस भी है, ऐसा नहीं कि एकदम यूज करेगा ही। तो सबसे पहले पैसिव एलिमेंट्स देखते हैं। रेजिस्टर, सही है बेटा, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज नहीं करता, पावर को खर्च करता है, पावर डिलीवर नहीं करता। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए रेजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है। थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर ओरिएंटेड, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है। कैपेसिटर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं, इंडक्टर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं, स्विच भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, और ट्रांसफार्मर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है।
अब कितना आसान हो गया। दूसरा तरफ देखो, ट्रांजिस्टर बीजेटी इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, डायोड इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, लाइट एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, फोटोडायोड इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, आईसी इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप एम्प इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बैटरी इज नॉट अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसीलिए हमने बोला था मे और मे नॉट यूजेस। तो इसको कैसे पकड़ेंगे? इट डिलीवर्स पावर, ये पावर डिलीवर कर रहा है ना, पावर को खर्च नहीं, पावर को क्या कर रहा है, हाँ डिलीवर कर रहा है, और पैसिव एलिमेंट पावर को खर्च कर रहा है। आप बोलेंगे मोटर कहां डालोगे यार? तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर कंपोनेंट एक्टिव और पैसिव है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज डिवाइडेड इनटू टू, पैसिव एंड एक्टिव। और मोटर जनरेटर तो यार इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो मोटर और जनरेटर ना एक्टिव है और ना पैसिव है, फंस मत जाइएगा। बीएसएनएल में आपका, एसएससी में आपका, यूपीपीसीएल में, जेयूवीएनएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल पूछा है। नाउ आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स, हम लोग पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई कर लिए तो अब एक एक करके हम लोग अपने पैसिव एलिमेंट्स को देखते हैं, जिसमें हम लोग ने क्वार्ट्स और पाइजोइलेक्ट्रिक तो ऑलरेडी देख लिया है। रेजिस्टर के बारे में देखते हैं। रेजिस्टर का पिछला वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो, हमने बनाया था। अभी आप जो है ना रेजिस्टर का वो सारे बेसिक चीजों को देखना है, मगर यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाते हैं कि व्हाट इज अ रेजिस्टर। And what is a resistance? Resistor is a passive element. It is a passive element which introduces resistance. फिर पूछोगे what is resistance? It is a property of a resistor due to which ये रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टर का प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर और मटेरियल which opposes the flow of current, which opposes the flow of current. Yes, तो रेजिस्टेंस तो पता ही है कि विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट आपका होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए, where rho is resistivity, L is length and A is cross sectional area, और इसका यूनिट है ओम मीटर, और लेंथ का यूनिट है मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। और यहाँ पर हम लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप लोग कलर, कार्बन कलर कोडिंग भी पढ़ोगे, सो यू विल बी गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ योर रेजिस्टर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारा आएगा कि लेंथ को डबल करेंगे, एरिया को घटाएंगे, लेंथ और एरिया दोनों को घटाएंगे, एक ही तार को खींच के डबल कर देंगे तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में मौजूद है, जो ऐप में आप जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल्स में भी देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का एप्लीकेशंस को देखा जाए, यहाँ पे दो तरह का मामला है, एक है सर्किट फंक्शन और उसका एक है एग्जाम्पल। सर्किट में क्या फंक्शन है और वो सर्किट का क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एप्लीकेशन है वो है टू लिमिट करंट इन अ सर्किट, it opposes the flow of electron, तो करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, तो इट opposes द करंट, तो इट लिमिट्स द करंट। तो जब करंट को लिमिट कर रहा है तो ये कहां यूज हो रहा है? सो एलईडी इल्यूमिनेटेड मेन स्विच, जब एलईडी आप लगा रहे हो तो एलईडी तो बहुत कम वोल्टेज और वोल्टेज में काम करता है, तो वहां पे अपोज कर रहा है, सर्किट को जलने से अपोज कर रहा है। सो दिट हैज अ वेरियस फंक्शंस। सेकंड, टू मेजर करंट इन अ सर्किट, चूंकि ये अपोज कर रहा है करंट को तो ये मेजर भी करने में काम आता है, और ये वाला यूज हो रहा है कार, विंडो और मोटर कंट्रोल में। कार विंडो एक है और मोटर कंट्रोल दूसरा है। जनरेट हीट, अब बोलोगे सर हीट कैसे जनरेट हो रहा है? तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ R का फंक्शन है, R इज व्हाट, रेजिस्टेंस। तो जनरेट हीट, तो हीट जनरेटर में कहाँ कहाँ, जहां जहां हीट जनरेट आता है, एयर ड्रायर, एयर फ्रेशनर एक्सेट्रा। फोर्थ है टू रिमूव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना उसको हटाने के लिए ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज इन टीवी। अच्छा, ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज इन टीवी इज tau equal to RC, तो it is used in tau या time constant tau।
तो रेजिस्टर का यूज टाइम कांस्टेंट टाउ है जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस आपको पता हो गया। और फिफ्थ है टू डिवाइड अ वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडर में यूज होता है। ये हाई वोल्टेज सप्लाई इन एक्स-रे इक्विपमेंट्स में आता है। एक्स-रे काम करता है एक्सा रेज पे जिसका वैल्यू है 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज, और इसमें हाई वोल्टेज का जरूरत पड़ता है तो उस हाई वोल्टेज को ये डिवाइड कर देता है। छठा है टू सेट द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। अच्छा, गेन कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है, गेन का मतलब ही आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर जरा सा भी करंट में चेंज हो जाए, वोल्टेज में चेंज हो जाए, पावर में चेंज हो जाए तो पूरा गेन चेंज हो जाएगा। क्योंकि तीन तरह का गेन है, करंट गेन, पावर गेन और वोल्टेज गेन। तो रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज हो जाता है, तो करंट गेन चेंज हो जाएगा। करंट से पावर गेन चेंज हो, पावर गेन चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज होता है ओम्स लॉ के अनुसार, तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसीलिए टू सेट द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, तो ये आप लोगों का जो कार में ऑडियो एम्पलीफायर जो रेडियो सुनते हो वहां इस्तेमाल है। सातवां टू सेट अ टाइम डिले, टाइम डिले आप यहां से भी निकाल सकते हो, टॉ इक्वल टू आरसी से भी, तो टेस्ट इक्विपमेंट और पल्स जनरेटर में आता है। आठवां है टू सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर में ये आपका सिग्नल जनरेटर में ये इक्विपमेंट का काम या टेस्ट इक्विपमेंट में काम आता है। अब बोलोगे कि सर ये रेजिस्टर का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक है? बेटा आपको याद करा देते हैं कि क्वालिटी फैक्टर Q जो होता है वो FH माइनस FL बाई F0 होता है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है ना वो पैसिव एलिमेंट है रेजिस्टर में। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्जेस, तो आप लोग करंट सर्ज और वोल्टेज सर्ज जानते हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मीटर की सेफ्टी में इस्तेमाल होता है। 10वां नंबर टू एब्जॉर्ब अनवांटेड सिग्नल, हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम जो गेमिंग कंप्यूटर होता है उसमें भी रेजिस्टर आपका अनवांटेड सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपका 11वां है टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर का फिर से बता दिए, तो थर्मल ट्रिप इन मोटर और कंट्रोलर में यूज होता है। सो ये इतना सारा एप्लीकेशन आपका रेजिस्टर का है। जो नेक्स्ट पैसिव एलिमेंट बेटा है वो है इंडक्टर। तो वी विल सी टुडे व्हाट इज इंडक्टर एंड इंडक्टेंस इन दिस वीडियो। इंडक्टर कुछ नहीं है बेटा, इस चित्र को देखो, इंडक्टर इसी को बोला जाता है। ये इसका सिंबल है, ये दोनों देखो, ये एयर कोर है जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आयरन कोर है, दो पैरेलल लाइन रहेगा, फेराइट कोर है, पैरेलल लाइन रहेगा, डॉटेड और वेरिएबल कोर है, तो ऐसा रहेगा। सो व्हाट इज अ इंडक्टर? इंडक्टर इज अ कॉइल, इंडक्टर इज अ कॉइल, देखो ना ये भाई घूम रहा है जो, इंडक्टर इज अ कॉइल वुंड, वुंड, वुंड मतलब बांधना, बांधा हुआ। इंडक्टर इज अ कॉइल, बांधा हुआ, ऑन अ कोर। अभी कोर क्या है बेटा? ये है कोर, ये किसी भी लोहा पे कॉपर को लपेट दो, है नहीं मेरे पास, यहां देखो, यहां देखो, मान लो, तो ये तो इंडक्टर समझ गए हम लोग सर, कि इंडक्टर इज अ क्वाइल, घुमा हुआ, वुंड ऑन अ कोर, और वो कोर का भी कुछ खासियत होनी चाहिए, वो है इनर कोर मटेरियल जिसका एक एरिया ए होगा और ये वोल्टेज और ये लेंथ है। अभी इससे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। अभी पूछते हैं व्हाट इज इंडक्टेंस देन? इंडक्टर तो समझ गए सर, इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, inductance is property of an inductor which opposes, inductance is a property of inductor due to which it opposes any change of, bolo bolo, due to which it opposes any change of current। देखो व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस है इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट, मगर इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, इट अपोजेस डेल आई, इट डजंट अपोजेस आई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंडक्टेंस जो होता है ना वो करंट को नहीं रोकता है, चेंज इन करंट को रोकता है। फॉर एग्जांपल तुम अपने घर पे अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो और वहां पे घर पे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण या इंटरनल फैक्टर का वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया, और अगर आपके मोबाइल चार्जर में इंडक्टर नहीं लगा हुआ है तो फटाक से जल के खत्म हो जाएगा।
क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना वोल्टेज को फ्लक्चुएशंस को कैपेसिटी को रोकने का क्षमता नहीं रखता है। अभी आप घर में जो एलईडी बल्ब यूज कर रहे हो या सिर्फ सीएफएल बल्ब यूज कर रहे हो या एलईडी ट्यूब यूज कर रहे हो तो सबका सर्किट खोलो ना, पुराना खराब उराब होता होगा तो खोलो ना, उसको देखो ना, इंडक्टर है। क्यों? बिकॉज इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। इट डजंट अपोजेस द करंट, इट अपोजेस द चेंज इन। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, करंट में चेंजेस आ गया, या जो घर में फ्रिज लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, सबके इनपुट में इंडक्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये इंडक्टर आपका क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन सर्किट में इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लोग एचसीआर में स्नबर सर्किट के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो एक तरह का प्रोटेक्शन ऑफ एचसीआर के अंदर आता है, करंट स्नबर और वोल्टेज स्नबर। जब हम लोग इंडक्टर को सीरीज में लगा देते हैं किसी भी चीज में तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, और अगर पैरेलल में वो कैपेसिटर को लगाते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है। व्हाट इज द इंडक्टर? इंडक्टर इज अ कॉइल, वुड नॉट अ कोर। और what is the inductance? Inductance is the property of inductor which opposes the change of current. It doesn't opposes the current. Now we will look for application of inductor. L application of inductor में बेटा दिख रहे हैं हम? यस, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टर में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो आप लिखो, इट इज यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। बोलोगे ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है सर? अरे ट्यूनिंग सर्किट वही होता है जो रेडियो में बदलते रहते हो चैनल। पुराने जमाने में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के चैनल बदला जाता था, अभी माइक में ऐसे कट कट डिजिटल फॉर्म में बदलते हो, उसी को बोला जाता है ट्यूनिंग। ट्यून का मतलब चेंज करना। पहले वो टीवी में चैनल टक 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 चैनल चेंज होता था, अभी तुम लोग पता नहीं देखे भी हो कि नहीं। तो ये सिलेक्ट्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्ट्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को बोला जाता है ट्यूनिंग सर्किट। दूसरा है इट इज यूज्ड एज ए लिमिटर, क्योंकि ये करंट का चेंज को रोकता है। तीसरा है यूज्ड एज फिल्टर। अच्छा, फिल्टर में कौन सा फिल्टर? इट ब्लॉक्स एसी या डीसी एंड इट पासेज एसी या डीसी। इंडक्टर एक चीज को पास करता है और एक चीज को रोकता है, बताओ क्या? एसी को पास करता है, डीसी को रोकता है, कि डीसी को पास करता है, एसी को रोकता है? भूल गए? इट पासेज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर में यूज होता है, याद रखना पड़ेगा बेटा। हाँ ना, इंडक्टर डीसी को पास करता है और कैपेसिटर एसी को पास करता है, और इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन टैंक सर्किट। टैंक माने तोप। टैंक सर्किट क्या है? एल पैरेलल सी को टैंक बोला जाता है। अगर एल पैरेलल सी का कोई भी फॉर्म हो जाए तो दिस इज नोन एज टैंक सर्किट विच इज यूज्ड इन ऑसिलेटर। हार्टली इस कॉलपिट्स में इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग सीखना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। The energy stored in inductor is given by E is equal to half Li square, and the unit is obvious बात है, unit of energy is joule, where I is current and L is inductance। तो इससे एक बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि बेटा ये आपका इंडक्टर जो है ना वो ओपोज द चेंज ऑफ करंट है, फिल्टर है, डीसी को पास करता है, इसी को ब्लॉक करता है, और ये एनर्जी भी स्टोर करता है, और ये वाइडली यूज्ड है। पंखा का कॉइल खोलो, पंखा का ढक्कन खोलो, इंडक्टर लपेटा हुआ है गोल में, वो भी आपका एक इंडक्टर है। पंखा का कॉइल, ट्रांसफार्मर खोलो, देखो लपेटा, वो भी एक इंडक्टर है। तो एनीथिंग विच इज wounded on a core is an inductor and it has a various application। ये तो हम बस थोड़ा सा applications आपको यहाँ पे डाले हैं। So we have seen the energy stored in inductor is energy stored in inductor E
is equal to half Li square. Now see the construction of your inductor and its inductance formula. तो L is directly proportional to N. N का मतलब है number of turns. N का मतलब है number of turns. देख सकते हो ये N है, कितना बार घुमा हुआ है, that is known as number of turns. L is directly proportional to A. A क्या है बेटा? This is A, cross sectional area. This is A. And L is inversely proportional to L. L क्या है बेटा? L is length of conductor. और A क्या है? Cross sectional area. Therefore, L is directly proportional to N square A by L. L मतलब small l, length, ये N square लगेगा. Which is equal to L is equal to mu N square A by L. L is equal to mu constant of proportionality हटाएंगे, N square A by L. L is मतलब small l, length. So where mu is permeability, it is not mobility. Mu is permeability of material, जिसका आपका वैल्यू है हेनरी पर मीटर, और म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू म्यू और नॉट म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी per meter, or mu naught is known as absolute permittivity and mu r is known as relative permeability. Mu naught is absolute permeability and mu r is relative परमिएबिलिटी. तो इंडक्टेंस जो होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल का परमिएबिलिटी होती है. परमिएबिलिटी का मतलब होता है विच अलाउज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस टू परमिट टू अलाउ थ्रू इट. सो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना होगा. देख लो एक डेफिनेशन, L equal to formula, L equal to mu n square A by L से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछा है. इंडक्टर देख लिए हैं, तो अब हम लोगों को क्या देखना चाहिए? कैपेसिटर. अच्छा, एक चीज भूल गए, यूनिट ऑफ इंडक्टर इज हेनरी. तो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक देखना था वो उसका नाम होना चाहिए कैपेसिटर. मगर चूंकि आपने इंडक्टर देख लिया है तो बिना कैपेसिटर पढ़ाए भी आप इंडक्टर का 10 पॉइंट याद कर सकते हो. ये है टीचिंग ट्रिक. यहां लिखेंगे हम इंडक्टर और यहां लिखेंगे हम कैपेसिटर, और यहां एक खींच देंगे लाइन और यहां ऐसे ले लेते हैं. ठीक है, अब आपको एक एक करके हम पॉइंट्स यहां बताते हैं. इंडक्टर का पॉइंट नंबर 1 क्या था? इंडक्टर का पॉइंट नंबर 1 था उसका कंस्ट्रक्शन. और कंस्ट्रक्शन में क्या था? इट इज अ कॉइल वुंड ऑन अ कोर. यही है इंडक्टर. और यहां पे कैपेसिटर में क्या होता था कि 2 पैरेलल प्लेट लगा रहेगा और विच इज सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. तो ये पढ़ाएंगे आपको. सेकंड जो आपका आपने इंडक्टर में जो बात देखा वो देखा कि इंडक्टर जो है ना वो एक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, और इंडक्टेंस जो है वो उसका प्रॉपर्टी है. ठीक उसी तरह से कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसका प्रॉपर्टी है. इट इज अ डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस है और वो उसका प्रॉपर्टी है. कैपेसिटर भी एक फिजिकल डिवाइस है और वो उसका प्रॉपर्टी है. ठीक है. तीसरा हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि इट ओपोजेज चेंज इन करंट डेल आई, और इट ओपोजेज चेंज इन वोल्टेज डेल वी. ठीक है, याद रहेगा. इंडक्टर चेंज इन करंट है तो कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज हो जाएगा. और नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट है यूनिट इज हेनरी.
यूनिट ऑफ इंडक्टर इज हेनरी, और इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज फराड, फैराडे के नाम पे पड़ा है फराड। और नेक्स्ट हम लोगों का है कि फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये समझाएंगे, अभी पढ़ाएंगे आगे। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एल आई स्क्वायर, इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होता है बेटा, हाफ CV स्क्वायर। और क्या पॉइंट हम लोगों का, हाँ फिल्टर्स में इसका यूज है, फिल्टर्स में यूज है। पासेस DC ब्लॉक्स AC, इसका भी फिल्टर्स में यूज है। जस्ट रिवर्स, पासेस AC एंड ब्लॉक्स DC। और 8वां नंबर, जो भी एप्लीकेशन इंडक्टर का है वो सेम एप्लीकेशन आपका कैपेसिटर का भी है। फॉर एग्जांपल बोलो क्या क्या था इसका? ट्यूनिंग सर्किट तो है भैया ट्यूनिंग, इसका भी है ट्यूनिंग। और क्या एप्लीकेशन था? यूज इन ऑसिलेटर, यस यूज इन ऑसिलेटर। टैंक, यस टैंक। और क्या था? जो भी था। तो जो भी इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है उसी का लगभग विपरीत प्रॉपर्टी आपका कैपेसिटर का है। तो अगर आपने इंडक्टर का 8 और 3 11 पॉइंट्स को 8 9 10 11 पॉइंट जो भी याद रखे हो, तो कैपेसिटर का 10 11 पॉइंट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव को लिए अगर आप पढ़ते हो तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज रखना ही पड़ेगा दिमाग। और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में भी हो तो भी एग्जामिनर छोटा ही छोटा पॉइंट्स को देखना पसंद करता है, जैसे कि आप छोटा छोटा वीडियो देखना पसंद करते हो या टिकटॉक। तो टिकटॉक इसीलिए चल गया क्योंकि स्मॉल वीडियोस का कंसेप्ट आया था, और बाकी सब प्लेटफॉर्म में बहुत लॉन्ग वीडियोस का मामला है। इसीलिए आप लोगों को भी ब्रीफ करने का कोशिश करना चाहिए। सो बेटा, ये हम लोगों का इंडक्टर और कैपेसिटर का डिफरेंस देखा हमने। The next passive element is a capacitor. So you will be asking what is a capacitor? So beta, capacitor is a passive component which opposes the change of flow of voltage. So capacitor क्या है? C, और इसका सिंबल है ये, ठीक है, ये भी है जो, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले लिखो व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज it consists of two metallic plate separated by a dielectric। देखो यहाँ पे इंसुलेटेड वर्ड नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या फर्क है बताएंगे अभी। separated by a dielectric material, and dielectric material could be air, paper, mica, ebonite, etc. So what is the capacitance? So capacitance is the property of capacitor due to which it opposes the change in voltage। ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है और इंडक्टर चेंज इन करंट को करता था। कंस्ट्रक्शन समझ लो फटाफट, बहुत सारा इसमें कीमती पॉइंट्स है। सबसे पहला है, दो मेटेलिक प्लेट्स है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये कंडक्टिव प्लेट या मेटेलिक प्लेट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि सरफेस एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया, और ये भी कंडक्टिव प्लेट है बी। पर यहाँ एक बात इसने नहीं लिखा है, वो हम लिख देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ एरिया बराबर होना चाहिए। तो दो पैरेलल प्लेट है और दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक डिस्टेंस है डी,
देख सकते हो आप डिस्टेंस डी इन मीटर। तो डिस्टेंस डी जो है ना, तो कैपेसिटेंस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट, दोनों का पैरेलल में कोई भी एक एरिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डी मतलब डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बोलोगे एप्सिलॉन क्या है यार, तो एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी जिसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर। दिस मीन्स कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इट कैन पास थ्रू इट। सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? दो पैरेलल प्लेट्स एक डिस्टेंस में सेपरेट कर दिया जाएगा और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दोगे तो वो कैपेसिटर बन जाएगा, और कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। So we saw the formula that C is equal to epsilon naught A by D। यानी कि अगर एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाते जाओगे आप, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स है ना, जितना बड़ा एरिया ऑफ प्लेट्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये क्या है, डी, तो जितना कम डी होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, बिकॉज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, है ना, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो मान लो एक बच्चा ऐसा पूछा कि सर डिस्टेंस को घटा घटा के अगर जीरो कर दे, तो अगर जीरो कर दोगे तो दोनों प्लेट तो सट जाएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई जीरो। तो एनी नंबर बाई जीरो इंफिनिटी, तो C इज इक्वल टू एनी नंबर बाई जीरो इज इंफिनिटी, C इज इंफिनिटी। तो C अगर इंफिनिटी है तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाई E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो इसके अनुसार एनर्जी भी स्टोर हो जाएगा इन्फिनिटी। जब इन्फानाइट एनर्जी स्टोर हो ही जाएगा तो वर्ल्ड का एनर्जी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, बस दो टो प्लेट आगे हटा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कितना तरह के एनर्जी पे काम चल रहा है, कोल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो ये तो आपने सटा दिया और एनर्जी आपका इन्फानाइट हो गया, तब तो सारा एनर्जी का मामला ही दुनिया में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए हर चीज मैथमेटिकल नहीं होता है। मैथ्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग। आप लोग रिवर्स पढ़ते हो, इंजीनियरिंग को टूल के जैसा नहीं पढ़ना है ना, इंजीनियरिंग में मैथ्स हेल्प करता है। तो बात ऐसी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में एक बात नोट करके लिखो कि एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यस, तो अगर वो जीरो कर दोगे तो एनर्जी स्टोर कहां होगा, तो एनर्जी स्टोर विल बी जीरो, क्योंकि प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होता है और चार्जेस आर स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, चार्जेस आर स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑन द पैरेलल प्लेट्स। यहां से समझ गए, इस पे चार्जेस रहता है, एक तरफ पूरा प्लस हो जाएगा, एक तरफ पूरा माइनस हो जाएगा, जो भी है। सो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर, और ये वाला टर्म गलत हो सकता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया अपना एनर्जी स्टोर। और अब लोग का एक चीज आपको बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच में फर्क है क्या? डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। पहली बात, हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है पर हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लिखो एवरी, नोट करके, एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is an insulator, but every insulator is not a dielectric material. Why? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता ही है वो मटेरियल जो आपका material in which electric field can be developed
विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, वेयर एज इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसका कंडक्टिविटी इज लेस, कंडक्टिविटी इज लेस एंड इट ओपोजेस फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों एकदम अलग चीजें हैं, मगर हाँ दोनों ही नॉन कंडक्टिव होती हैं। दूसरा पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड और इट कांट बी पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या है, देखो यहां पर पोलराइज का मतलब यह है कि आपका एक प्लेट में पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक प्लेट में पूरा निगेटिव चार्ज आ जाए। तो इसी को बोला जाता है पोलराइज। पोल्स का मतलब होता है दो, पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ साउथ। तो पोलराइज हो जाने का मतलब एक तरह का चार्ज एक तरफ हो जाए और एक तरह का चार्ज एक तरफ हो जाए, उसको पोलराइज बोलते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी पोलराइज बट इंसुलेटर कांट बी पोलराइज। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एनर्जी इज स्टोर्ड और इंसुलेटर में एनर्जी कांट बी स्टोर्ड। जैसे लकड़ी इंसुलेटर है तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है क्या, नहीं ना, एनर्जी कांट बी स्टोर्ड। ठीक है, और इसका एप्लीकेशंस मतलब है टाइप्स में आप देख सकते हो, एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, और आपका ड्राई एयर पेपर माइका, और एक चीज हाँ वैक्यूम भी हो सकता है, और आपका डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है एक्सेट्रा। और इंसुलेटर का जो एग्जांपल्स है वो वाटर है और ड्राई एयर है। ड्राई एयर इंसुलेटर है, वेयर एज एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। एयर में चार्ज रहता है, आयोनाइज चार्ज रहता है। और आपका जो भी लिखना है, अब आप कुछ भी मटेरियल लिख लो, वुड लिख लो, ठीक है, और एनीथिंग विच यू कैन राइट। कॉटन इज ऑल्सो योर, कॉटन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। यहाँ पॉलिस्टर आप ले सकते हो, पॉलिस्टर देखो कपड़ा से याद आया, कॉटन एक तरह कॉटन से कपड़ा बनता है और पॉलिस्टर से कपड़ा बनता है। पॉलिस्टर से जो कपड़ा बनता है उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप जाड़े में या कभी भी आप देखोगे कि कंबल को छूते हो या पर्दा को छूते हो तो चट चट चार्ज निकलता है। जाड़े में कंबल को ऐसे करते हो तो हल्का सा चिंगारी टाइप का दिखता है, बिकॉज इट हैज अ चार्ज, इट स्टोर्स अ चार्ज। और तुम्हारे बॉडी में निगेटिव चार्ज है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो ट्रांसफर होता है। या किसी इंसान को भी छूते हो चड़क से मारता है, कभी ग्लास को छूते हो चड़क से मारता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज इट हैज अ वो सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और जो चार्जेस को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो अब समझ में आ गया। तो कैपेसिटर में इंसुलेटेड मटेरियल नहीं रहता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। अब हम लोग लास्ट में एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट स्टोर्स चार्ज, इट स्टोर्स चार्ज एज वेल एज एनर्जी, एनर्जी लिख लो, चार्ज ही से एनर्जी होता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है, इट ओपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। तीसरा है यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। चौथा है यूज्ड इन फिल्टर्स। क्या पास करेगा, एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। टैंक सर्किट, charging and discharging of capacitor tau. So there are many applications. So these are the sets of active and passive elements which I brought to you. Hope you like the video. अगर पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दे। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐप में जाए, ऐप में इसका पूरा क्लासरूम नोट्स को देखें, असाइनमेंट्स रखा हुआ है, टेस्ट रखा हुआ है, क्विज रखा हुआ है, बहुत सारा चीजें ऐप में है। ये तो बस एक आपका वीडियो लेक्चर डाल दिए हैं, मगर जो इससे फायदा उठाना है, जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐप में आपको आना ही होगा। तो परवाज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम में आपका परवाज
2010 आप ऐड हो जाओ ताकि आपको वैकेंसीज का और जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो मिलता रहे। होप यू लाइक द वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अदर थिंग्स।